तो हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शायद पढ़ रहे थे, बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन छोटा सा लिखिए जल्दी से फटाफट। सर उसमें हमने रूल लिख लिया था वो वाला। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन भी तो क्या होगा, एक दो। हाँ सर, क्वेश्चन भी करा था। क्वेश्चन भी करा था। दो न्यूमेरिकल किया था, H2O वाला और N2 अमोनिया वाला, दो न्यूमेरिकल किया होगा शायद। सर H2O वाला तो किया था, दूसरा वाला मैंने लिखा नहीं है, या तो या हमने किया नहीं है। N2 और H2 वाला नहीं किया था, देखिए। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH इन NH3। हाँ सर, ये वाला कर चुके हैं। हाँ हाँ, चलिए तो दो न्यूमेरिकल हुआ होगा शायद। चलिए चलिए कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस। देखिए इसमें आपको मालूम है, जब बॉन्ड एंथैल्पी तमाम की दी हुई हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपके पास CH4 है तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो 4 CH बॉन्ड है आपके पास, +2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 CO बॉन्ड है, +2 HOH बॉन्ड है। तो 4, तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH +2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये आपका रिएक्टेंट का मामला हुआ। अब आइए प्रोडक्ट में, -2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस 2 OH बॉन्ड है, OH फिर यहाँ 2 OH, कितने OH हो गए? 2, इसमें तो 2 OH ही हैं, तो 2 2 जा 4। बताइए हाँ या ना, सारे लोग बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। तो ये समझ नहीं आया वो H2O वाला। तो यार कितने OH बॉन्ड है इसमें? एक OH ही है, एक OH ये है ना, 2 OH ब्रेक होगा ना इसमें, जैसे यहाँ 4 CH बॉन्ड है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर।
तो 2 2 जा चार 4, हाँ तो 2 मोल है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। आया समझ में? और Yes, ये yes, sir. 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये कहने का मतलब। आया? हाँ चलिए, सर। बस अब डेटा रख दीजिए, बस हो गया। दिस इज आसान। अब डेटा ही तो रखना बाकी है, बस बोलिए हाँ या ना। बन जाएगा कि नहीं, बोलिए। यस सर। चलिए लिख, डेटा रख के सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसके नेक्स्ट टाइप पे न्यूमेरिकल पर आते हैं। 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। सर इससे पिछली वाली स्लाइड भी दिखा दीजिए एक बार। ओके ओके। डन सर। चलिए, आप आपने वैल्यू पुट कर लिया, ये पहले बताइए, सारे लोग वैल्यू पुट कर लिया ना? यस। चलिए, यस सर। ठीक, थैंक यू। अब देखिए, एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया था। देखिए, आपको 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XY, X2 and Y2 are in the ratio of one ratio 0.5. The enthalpy of formation तो देखिए, द बॉन्ड एंथैल्पी XY X2 रेशियो में दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ X2 कह रहा है। तो सबसे पहले बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखेंगे। X बनेगा X2 से, Y बनेगा Y2 से। 1 मोल रखना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें हाफ मोल करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है, sum of bond enthalpy of reactant minus sum of bond enthalpy of product। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखिए आपको दिया हुआ है -200। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हाफ इंटू रेशियो में है तो x ले लीजिए, प्लस हाफ इंटू
यहाँ पे अच्छा XY है ये, सॉरी। तो x2 का कितना है, x2 का हाँ हाफ इंटू x प्लस हाफ इंटू 0.5x, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, माइनस हाफ इंटू x। लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। अब कोई बोल यस ही सर। नहीं। देखिए अगेन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये रेशियो के फॉर्म में तो x मान लेंगे ना। यहाँ देखिए XY की बॉन्ड एंथैल्पी रेशियो 1, x2 की 1, y2 की ये दिया हुआ है आपको। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो बताइए -200 x/2 और ये पूरा आपको कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0. डेटा गलत तो नहीं ले लिया हम लोगों ने, जल्दी बोलिए, सही है ना डेटा, जल्दी बताइए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। एक मिनट नेक्स्ट पेज पर जाने दीजिए आप। मैं पहले यहाँ पर डेटा लिख देता हूँ, डाउट ना रहे। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XY आपको दिया हुआ x मान लीजिए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डाउट ना रहे x2 को भी क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Y2 जो है वो 0.5x हो गया। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कितना दी हुई है -200, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना है x/2 प्लस हाफ y2 का कितना दिया हुआ है 0.5x, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है x। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। हाँ वो गलती से हाफ हो गया था, चलिए आप बताइए, सॉल्व कीजिए कितना होगा, जल्दी बताइए सारे लोग, x की वैल्यू निकालिए। नहीं सॉल्व हुआ? सर कर रहे हैं अभी। आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 800 आएगा, बताओ हाँ या ना, जल्दी करो। 800 किलो जूल आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं x की वैल्यू। लिख लिया? x की वैल्यू 800 आ गई, सबको आ गया? यस सर। चलिए आगे Yes, बढ़ते sir. हैं, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन सर एक के पीछे कर दो, मैं थोड़ा लिख रहा था। लिखिए लिखिए। हो गया सर।
अब आइए CCl4 गैस, C गैस प्लस 4Cl गैस आपको दिया हुआ एक इक्वेशन कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन enthalpy for the reaction and लिखते रहिए and also calculate the bond enthalpy of CCl in CCl4 if आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ CCl4 जो है वो 30.5 किलो जूल पर मोल है। आपको दिया हुआ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CCl4 आपको दिया हुआ है -135.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन जो है 715 किलो जूल पर मोल। CN2 जो है 240 किलो जूल। बताइए, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। रिटन। पहला काम वही है कि आपकी एक एक इक्वेशन आनी चाहिए। देखिए CCl4 वेपराइजेशन का मतलब हुआ कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में यही है, इंफॉर्मेशन को लिखकर आप इक्वेशंस बनाएं। आपको कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब CCl4 लिक्विड में ही रहा होगा, समझा? तो C अपने ओरिजिनल स्टेट में, C सॉलिड मतलब ग्रेफाइट, Cl2 गैस, इधर हमें 1 मोल रखना है तो 2Cl2। तीसरा कह रहा है तीसरा इक्वेशन एटोमाइजेशन, तो अपने आप आना चाहिए। एटोमाइजेशन का मतलब होता है यानी कार्बन सॉलिड को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना। चौथा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, Cl2 गैस है इसको 2Cl गैस में कन्वर्ट करना। बताइए इन 4 इक्वेशन को लिखने में किसी को अभी भी डाउट है? बोलिए हाँ या ना। नो सर। नो सर। अच्छा, अब मैं चूंकि हमें बीच बीच में पलटना पड़ेगा तो उससे अच्छा है हमें ये इक्वेशन लाना है इन 4 की मदद से। इसी का तो एंथैल्पी कह रहा निकालो, तो गौर से सुनिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। C गैस हमें कहां से आएगा? थर्ड से। प्रोडक्ट में है, यहाँ भी प्रोडक्ट में, तो कोई बात नहीं, थर्ड से आया, देखते रहिएगा। Cl कहां से आएगा? 4 से, और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 into 2 करना पड़ेगा। बताइए हाँ या ना। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए। वेरी गुड। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब हमें CCl4 गैस चाहिए, तो CCl4 गैस फर्स्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में है, यहाँ प्रोडक्ट में है, -1 कर दिया। आया समझ में? बोलिए। यस सर। अब गौर से सुनिए, जब आप थर्ड लिखिएगा तो C गैस आया होगा,
तो सी गैस हमें चाहिए, लेकिन सी सॉलिड एक्स्ट्रा आ गया, मैं इस पर टिक मार रहा हूं। फोर्थ जब लिखा आपने तो हमें 4Cl चाहिए, Cl2 नहीं चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। -1 लिखा तो हमें CCl4 गैस चाहिए, लेकिन CCl4 इस इक्वेशन में नहीं है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। इसीलिए जो बचा खुचा है उसको हटाना पड़ेगा। देखिए, थर्ड लिख लिया, फोर्थ लिख लिया, 1 लिख लिया, तो क्या बचा? 2, तो -2 कर दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखिए, जो चीजें एक्स्ट्रा आई, ये इसमें शामिल है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, Yes. sir. हाँ, तो माइनस कर देना पड़ेगा। सर ये हमेशा होगा कि उस इक्वेशन में जो हमारा बच रहा है वो होगा? तो फिर क्या होगा? सिचुएशन लिहाज से हर न्यूमेरिकल में यही तो करते हैं हम लोग। क्या करते हैं बताइए आप? हाँ नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा था अगर हाँ, ऐसे। नहीं, अगर ऐसे नहीं, सिचुएशन जहां रहेगी उस तरह करेंगे। हम लोग कितना न्यूमेरिकल कर चुके हैं भाई, हमें रिमूव करना है तो हमें हटाना पड़ेगा। हाँ सिंपल, आप इन चारों को सॉल्व कीजिएगा तो सब कट छट के यही अल्टीमेटली आएगा। तो बस Yes, सीधा, हाँ, तो थर्ड का आपको क्या है? वैल्यू 715 है। फोर्थ की वैल्यू है 2 × 2 42 है। -1 है, तो ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, ये शायद आपके पास है 30.5, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 135.5। तो ये डेल्टा H आ गया। दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। तो हम आपको बता चुके हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी इज द मीन वैल्यू, तमाम बॉन्ड डिसोसिएशन। कितना बॉन्ड है तो ये याद रख लीजिए, 4। समझा कि नहीं? CCl4 में 4 बॉन्ड है, तो ये डेल्टा H आएगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl डेल्टा H को 4 से डिवाइड करके निकल जाएगा। बोलिए, आया समझ में दोनों पार्ट? हेलो Yes, एवरीवन। sir. जी। चलिए, तो ये एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपको दे भी दे। तो देखिए, तो हम जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन है वो भी हम क्लास में डिस्कशन जानबूझ के कर देते हैं। हाँ, अब जो बहुत ही आसान है उसको हम, वो तो आपसे भी हो जाएगा। चलिए बताइए, न्यूमेरिकल सबको अच्छे से समझ में आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, थैंक sir. यू, थैंक यू। चलिए, अब हम न्यू टॉपिक, 2 छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एक और चीज आएगा। अब ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। लिख लिया? बताइए। सर इक्विलिब्रियम के बाद हम बची हुई ऑर्गेनिक वाला पार्ट करेंगे ना? हाँ, ऑर्गेनिक करेंगे, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी केमिकल आयनिक बहुत बड़ा है, और उसमें बड़ा क्या, न्यूमेरिकल ना कराया जाए तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। वो थ्योरी बहुत ही कम है, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा है, केस वाइज पढ़ाना पड़ता है उसको। थ्योरी के मामले में वो चैप्टर बहुत ही कम है। उसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये मेन 3 बाकी है सेकंड बुक में। बाकी बाग छोटा छोटा, तो 2-2, 3-3 क्लास में खत्म होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप? Yes, sir. हाँ, तो आप सिलेबस के लिए फिक्र मत कीजिए, एकदम टाइम पर। मैं इसलिए क्लास बढ़ा दिया हूँ ना, बस आप पढ़ते रहिए आप लोग। जो टीचर, कम से कम जो टीचर पढ़ाए उसको पढ़ लीजिए, रफ पेपर में प्रैक्टिस खींचते रहिए कि आपको रिवीजन करने में आसान। ये नहीं रखिए कि बाद में हम पढ़ लेंगे, नहीं, ये सब आदत बुरी है स्टूडेंट की, कि हम एग्जाम में आएंगे इसलिए पागलों की तरह पढ़ते हैं, उधर 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 उधर। पर डे के लिहाज से पढ़ते रहिए। आपको सारा सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान दीजिए। जो टीचर मिनिमम पढ़ाए, कम से कम घर पर 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी दीजिए मिनिमम, आपका सब अच्छा होगा। केमिस्ट्री में कम से कम मिनिमम आधा घंटा दीजिए, कम से कम टीचर जो पढ़ाए उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास टाइम है, वो आपकी मेहनत पर है, आप जितना पढ़िए वो आपके पास। मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जहां भी पढ़े आप, तो उससे आपको आसानी होगी। बाद में पढ़ लेंगे, ये होगा तो फिर आपको टफ लगता रहेगा हर चैप्टर। लिख लिया सारे लोग? आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। written हाँ, इसकी, हाँ, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स जब खत्म हो जाएगा तो हम इसकी अलग से 1-2 क्लास, केमिकल इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, रिवीजन के लिहाज से हम अलग से फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो अब उसमें जरूर आइएगा, तो आपका पूरा चैप्टर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। सुना कि नहीं सुना? बोलिए।
यस सर। उसमें उसमें न्यूमेरिकल की सिर्फ, ऐसे तो मैं खुद क्लास के अंदर न्यूमेरिकल बहुत कराता हूँ, फिर भी अलग से भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूंगा शुरू से दोबारा। आप हर दिन पढ़िए बस, ये दिमाग में जिसने ठान लिया ना जो पढ़ना है उसको हर दिन, उधारी खाता में मत रखिए बाद में पढ़ लेंगे ये, तो फिर आपको बहुत टफ लगता जाएगा। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दो छोटी छोटी डेफिनेशन, फिर उस पर दो न्यूमेरिकल, फिर आगे बढ़ेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, याद है ये लाइन? Yes, sir. तो केमिस्ट्री ये कहता है कि कोई भी चीज, देखिए गौर से सुनिए, बहुत सारी चीज देखिएगा नॉर्मल वाटर ही में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब लो टेम्परेचर पर, लेकिन बहुत सारी चीज हॉट वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. हेलो Yes, sir. एवरीवन, कुछ चीज देखिएगा नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, अब कोई चीज देखिएगा नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, हॉट वाटर टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसॉल्व हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया कि जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें भी एनर्जी हीट का रिलीज या एब्जॉर्ब होता है। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ चीजें नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व होती हैं और कुछ चीजें हॉट वाटर में डिसॉल्व होती हैं। तो मतलब लो और हाई टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन में। तो डिफिनेशन यही है, मेरे साथ साथ लिखिए, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is dissolved in a specific amount of solvent। सिंपल डिफिनेशन सब है, अमाउंट। अच्छा आपको मालूम है ना सेकंड टर्म आपको लिखने को भी आएगा, सुनना है, सुन रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव के ला, हेलो सब्जेक्टिव रहेगा ना सेकंड टर्म। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो डिफिनेशन को इसलिए अच्छे से लिखा है, तो मैं सब कुछ लिखवाता ही हूँ, फिर भी ये सब पढ़ के रखिएगा भाई। पहला वाला टर्म नहीं है कि ना भी पढ़िएगा तो तुक्का मार के आ जाइएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर दिन पढ़िए। जिसने हर दिन पढ़ लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इस चैप्टर का मैं अलग से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम भी चलता रहेगा, इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा कि आपका ये चैप्टर मजबूत हो जाए। लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़े हाँ या ना, जल्दी बताएं। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि ये चैप्टर खत्म हुआ तो नोट्स को पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को पहले कीजिए, ये सीक्वेंस लगाइए। नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लगाइएगा तो आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है डाउट हो, लेकिन हमको उम्मीद कम है कि आपको डाउट होगा, एक आध क्वेश्चन कहीं मिस होगा वो अपने से कर लेंगे, नहीं होगा कुछ नहीं। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करें जो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं, यहाँ तक लिख लिया। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो KCl सॉलिड है, एक्वस मतलब वाटर है, तो देखिए आपको ये इक्वेशन, तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। अब मैं आपको जो एक तरीका बता रहा हूं अच्छे से समझिएगा, लिखिएगा नहीं। AB सॉलिड है, प्लीज सुनिए, AB सॉलिड है मान लीजिए, और आपने अभी देखा कि जब सॉल्यूशन होता है तो ये A प्लस मान लो एक्वस में हुआ तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाया। क्लियर है हाँ या ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर एक और बार बता दीजिए। क्या बताएं, सॉलिड है, वाटर में डाला, आयंस में ब्रेक हुआ, जो ऊपर वाला इक्वेशन है देखिए ना, हेलो KCl एक्वस, तो KCl एक्वस में K प्लस ब्रेक होगा ना। हेलो आया, एंथैल्पी ऑफ, हाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड एक्वस में चेंज हो जाता है। अब आइए, आपने केमिकल बॉन्ड में ये भी पढ़ा है, देखिए किसी भी सॉलिड को उसके आयंस, गैसियस आयन में ब्रेक करना,
दोनों में फर्क समझिए। इसको हम लैटिस इंथैल्पी कहते हैं, याद कीजिए। केमिकल बॉन्ड का जो क्रैश कोर्स कराया गया था तो पहले ही दिन के लेक्चर में आया था लैटिस इंथैल्पी। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस किसी आयनिक कंपाउंड को गैसेज आयन में ब्रेक करना। अब देखो, इसी को वाटर के साथ जब इंटरेक्ट कराओगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गौर से सुनो। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे कि डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी का सम। बताओ ये जो सॉल्यूशन आया इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये नया इक्वेशन आया, बोलो। सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी है वो लैटिस Yes, sir. सबको समझ में आया? ये रिलेशनशिप कहीं पूछ दे, LE का मतलब लैटिस इंथैल्पी और HY। अभी तो हाइड्रेशन इंथैल्पी की डिफिनेशन में लिखवाऊंगा भी। लैटिस इंथैल्पी की डिफिनेशन केमिकल बॉन्ड में लिखाई जा चुकी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू द गैसेस आयन, फिर वाटर के साथ इंटरेक्ट कराया गया तो उसमें जो इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसको हाइड्रेशन इंथैल्पी कहेंगे। बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस सॉल्यूशन जो है वो दोनों इंथैल्पी का सम है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ, हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? Yes, sir. एक नोट लिख लीजिए जो आपको काम आएगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडो भी होती है, एक्सो भी होती है। सर हम कैसे समझेंगे? तो पहला डॉट दीजिए कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है of salt which do not form hydrate, जो हाइड्रेट नहीं बनाएगा, which do not form hydrate, जैसे such as NaCl, KCl, NH4Cl एक्सेट्रा। ये एंडोथर्मिक होता है क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाता है, एंडो होता है। जैसे कोई पूछे आपसे कि ये KCl है, सॉलिड है, वाटर में डाला, KCl एक्वस हो गया, तो अब आपको ट्रिक्स के बेसिस पर मालूम होना चाहिए कि सर यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? देखो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्वस लिखा है ना, ये ब्रेक भी तो हो जाएगा ना। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो पॉजिटिव। मेरे साथ साथ लिखते रहिए। दूसरा पॉइंट, द enthalpy of solution of anhydrous salt which forms hydrate, which form, जो हाइड्रेट बना। तो हाइड्रेट बनाने का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन, हाइड्रेट
इज निगेटिव एक्सो। जैसे देखो इधर CuSO4 एक्सपेरिमेंट, CuSO4 सॉलिड है, देखते रहिएगा। आपको मालूम है एक्वस में डाला तो ये हाइड्रेट CuSO4.5H2O का नाम सुना है ना? अरे बोलिए। Yes, sir. सुना है। तो डेल्टा H डायरेक्ट आप कहिएगा निगेटिव, कंबाइन कर लिया। ये कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए तीसरा पॉइंट, द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रेटेड सॉल्ट इज पॉजिटिव। जनरली इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है एक को छोड़कर। अनहाइड्रस सॉल्ट अगर आपका हाइड्रेट बनाया गया, सर इसका एग्जांपल नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इधर सुनिए अच्छे से, CuSO4.5H2O, देखिए इधर सॉलिड है ये एक्वस। अब ये वाटर के साथ इसकी औकात है 5 वाटर, अब ये नहीं बना पाएगा, कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें डेल्टा H पॉजिटिव। दोनों में फर्क समझ में आया? यहाँ अनहाइड्रस सॉल्ट है, हाइड्रेट बना रहा है, नेगेटिव। अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, फर्दर वाटर में डिजोल्व हुआ तो पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों सेकंड और थर्ड पॉइंट में फर्क समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए ये स्लाइड लिखिए आप। KCl के ऊपर आपने K+ के बाद क्या लिखा है? एक्वस। KCl नहीं है, KCl है। हाँ एक्वस है, ये एक्वस लिख लिया सारे लोग? Written. रिटर्न। ओके ये रिटर्न लिखें।
written everyone. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। या हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए ये सब आसान आसान डिफिनेशन है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन anhydrous salt partially hydrated salt combines with suitable amount of water is called hydration enthalpy. The enthalpy change when anhydrous salt या partially hydrated salt combined with suitable amount of water is called hydration enthalpy. लिया बोलिए हेलो एवरीवन। लिया 1 मिनट सर। लिख लिया सर। इसके नीचे लिखिएगा ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। समझा? दूसरी बात, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट। नो चेंज इन मतलब इसका ये हुआ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और से सुनिए। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इधर देखिए, CuSO4 है, सॉलिड है, अभी आप पढ़ा था ना। अब देखिए यहाँ 5H2O है, लिक्विड है। तो कंफ्यूज मत, इधर देखिएगा इक्वेशन को, सॉलिड ही रहेगा, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ही कहलाएगा। इधर देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में देखिए, सॉलिड है, किसमें चेंज हो रहा है जल्दी बताइए? फिजिकली एक्वस। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमेशा नेगेटिव होगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, यहाँ फिजिकल स्टेट का चेंज नहीं होगा। तो ये सब लाइन याद रखना है। अब आपको एग्जामिनर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसको मिलाकर न्यूमेरिकल देगा।
पहले लिख लें, इस पर एक न्यूमेरिकल करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। हाँ, लिख लिया। लिख लिया। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। पहले लिख लीजिए, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस CuSO4। देखिए इसका नेगेटिव में दिया, इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली पॉजिटिव हो गया, मैंने ट्रिक्स बता दिया था। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CO2। देखिए हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी को मिला के देगा। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Written. अब देखिए इसमें हमें इंफॉर्मेशन लिखना है। देखिए CuSO4 का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सुनिए इधर अच्छे से। CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब भाई 5 वाटर होगा, तो CuSO4 डॉट 5H2O एक्वस। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हुआ जो आपको दिया हुआ है -15.8। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, अनहाइड्रस सॉल्ट है, कंबाइन कर रहा है। दूसरा दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5H2O, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस एक्वस, तो CuSO4 डॉट 5H2O एक्वस। इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है 2.89। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कह रहा है, तो CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड gives CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड। यही निकालना। अब बताओ ये कैसे आएगा? 1 को देखो, CuSO4 सॉलिड हमें 1 चाहिए, देखो 1 है। CuSO4 सॉलिड प्रोडक्ट में चाहिए, ये रिएक्टेंट में, तो 1 - 2 कर दोगे? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। 1 - Yes, 2, sir. 1 - 2 करोगे तो आएगा ना आंसर। हेलो,
ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस डेल्टा एच इसका आ गया -15.8 -2.89, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा क्योंकि हाइड्रेशन है ऑलवेज। छोटी छोटी बातें देखिए, आपको बस डिफिनेशन आनी चाहिए और न्यूमेरिकल बस लिखिए, इक्वेशन रिक्वायर्ड लिखिए और देखिए प्लस करके आ रहा है या माइनस करके आ रहा है, वो आपके इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ में आया न्यूमेरिकल? यस सर। बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. एक टॉपिक डालिए नेक्स्ट, बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि हमेशा ये इसमें हीट का जो मेजरमेंट होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने कहा था ना, जनरली रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो कोई भी पूछे बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, या बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर हीट ऑफ रिएक्शन, कोई भी हीट, चाहे कंबशन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो समझ जाइए कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो कोई भी पूछे ये क्या होता है, तो एन apparatus which is used to measure the, और आपको मैं बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, याद है दूसरे तीसरे लेक्चर में। हेलो एवरीवन, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज, मेजर द, अरे कुछ तो बोले, कोई लोग बोल ही नहीं रहे, चेंज इन यस इंटरनल, सर। हाँ, इंटरनल एनर्जी when 1 mole of substance is completely burnt, या completely burnt या neutralization, कुछ भी, 1 mole of the substance is completely burnt। अब burnt का मतलब enthalpy of combustion हुआ, यहाँ पर जो enthalpy of combustion होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, completely burnt। यानी मेन आपको ये याद रखना है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर की जाती है, पहली बात। ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी याद रहे तो याद रखिए कांस्टेंट वॉल्यूम। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो भी हीट होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, समझा? हेलो एवरीवन, Yes, sir. इसलिए मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आइए,
लिख लिया। नहीं लिखा? हो गया। अब बताइए, तो कुछ भी हो, हीट ऑफ, यहाँ पर कंबशन है तो हीट ऑफ कंबशन का जो इक्वेशन होगा Q इज इक्वल टू C डेल्टा T होगा। याद है, इन हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर, दूसरे तीसरे हीट कैपेसिटी, याद है ना? C क्या है? हीट कैपेसिटी। ये पढ़ा जो चढ़ चुका है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. क्योंकि यहाँ कंबशन हो रहा है तो हम डायरेक्ट ये भी लिखेंगे माइनस C डेल्टा T, तो एतराज नहीं होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होगी। अब आइए, हमें 1 मोल के लिए निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हीट रिलीज हुई, जनरल फार्मूला W/m मोल, गिवन मास बाय मोलर मास। ये मोल का फार्मूला होता है, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Substance releases माइनस C डेल्टा T, तो इसलिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो रिलीज करेगा हीट माइनस C डेल्टा T गिवन बाय दिस, तो क्या हो जाएगा? W/m, W नीचे M ऊपर हो जाएगा। मतलब याद रखिए, हीट जो होगी ना एक्सचेंज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होगा Q इज इक्वल टू माइनस C डेल्टा T इंटू M, M को यहाँ मोलर मास कहेंगे, डिवाइडेड बाय W, W का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस। ये जनरल फार्मूला होगा, और यही किसके बराबर होगा? तो डेल्टा U के बराबर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो ये डेल्टा U के भी बराबर। इस पर एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल दिया है। तो ये देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो इसके फॉर्मूले के बराबर होगा। बताइए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। No, sir. थैंक यू। लिखें लिखें साइंटिस्ट लोग, इस पर 2 न्यूमेरिकल करके हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए। नहीं लिखा? Written.
Written. Everyone written. Everyone written. जल्दी बोलें। Yes, sir. यस सर। चलिए अब इस पर क्वेश्चन कीजिए कि आपको कंफर्मेशन हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। लिखिए 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट is burnt in X। अरे दिव्यांशु तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? दिव्यांशु को आ रहा समझ में? यस सर आ रहा है। थैंक यू। One gram graphite is burnt in excess of 14 bomb calorimeter। The heat capacity इतना है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कह रहा है। तो आपको अचंभा होगा कि सर बॉम्ब कैलोरीमीटर में एंथैल्पी कैसे निकाल सकता है? कोई बात नहीं है, आप डेल्टा यू निकाल लीजिए। डेल्टा यू से डेल्टा एच भी निकल जाएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? लिख नो सर, लिया? 1 मिनट। कितना हमेशा 1 मिनट बोलते हो तुम लोग। साथ साथ में लिखना चाहिए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर लिख लिया। एवरीवन डन? जी लिख लिया। अरे रिटर्न जो बोलती हैं उन्होंने रिटर्न कर जी। लिया? अरे रिटर्न वाली, रिटर्न जो बोलती हैं वो कर लिया? नम्रा क्या नोमा कौन है? हाँ नम्रा। Yes, sir. Written. हाँ रिटर्न। ये रिटर्न बहुत स्टाइल में बोलती हैं बेचारी। हाँ वेरी गुड। यहाँ देखें Q is equal to minus C delta T
into molar mass by W. This should be equal to delta U. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है 20.7, डेल्टा टी 298, 299 डिफरेंस 1 है, मोलर मास कार्बन का 12 ग्राम 1। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा जो क्यू के बराबर हुआ 12 इंटू -20.7 किलो जूल। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई 12 इंटू 20.7 -248.4। अब बताइए, कार्बन का कंबशन है, O2 गैस है, CO2 गैस बनेगा। अगर सिर्फ कहता हीट निकालो तो दिस इज द आंसर, लेकिन कह रहा डेल्टा एच निकालो तो डेल्टा एच दूसरे दिन नहीं पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा NGRT। बोलो हाँ या ना। तो डेल्टा NG कितना होगा, 1 - 1 0, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के ही बराबर होगा, तो -248.4। 4। हाँ, जो इसलिए कंफ्यूज मत होना है कि सर आपने तो कहा था इंटरनल एनर्जी निकाला जाता है बॉम्ब। अरे भाई हो निकाला जाता है, क्वेश्चन में कह रहा है इंथैल्पी निकाल लो, तो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से डेल्टा यू निकाल लेंगे, फिर हीट एक्सचेंज कर रिएक्शन लिखकर डेल्टा NG। तो यहाँ पर डेल्टा NG कितना है, 1 - 1 0। ये सब पढ़ चुके हैं। हेलो एवरीवन, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। हाँ लिख लिया। हेलो Yes, sir. एवरीवन। नम्रा के अलावा और कोई बोले, लिख लिया? लिख लिया। थैंक यू। चलिए, एक लास्ट टॉपिक जो मैं एंड में पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ऐसे तो टॉपिक डालिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके नाम से साबित है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, अब देखिए, अब तक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जितनी टाइप्स पढ़ा सब में 1 मोल का वर्ड था। इसके डिफिनेशंस में 1 मोल का बोलना उतना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एक नई लैंग्वेज आप सीखेंगे जो मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम Ha को स्ट्रॉन्ग एसिड मान लें, BOH को स्ट्रॉन्ग बेस मान लें, तो ऑब्वियसली ये सॉल्ट एंड वाटर देगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir.
अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली आयंस में आयोनाइज्ड होता है। B+ बाद वाला एनायन होता है। तो देखिए, लिखना नहीं है, ये B+ कैंसिल। देखिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो कट छाक के लास्ट में यही इक्वेशंस बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये भी है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये भी। अब सुनिए डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो कहेंगे द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 मोल हम यहां पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, हम बताएंगे आपको। अच्छा बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ सुना है बताइए? कोई बता दे तो हम समझेंगे कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सर फर्स्ट चैप्टर में था शायद। फर्स्ट चैप्टर में था शायद, प्रोबेबिलिटी अप्रोच। हाँ, ये बताएं ना, ये क्यों नहीं बोलने ऋषिक बंसल जी? 1 ग्राम। हाँ बोलिए। एटॉमिक मास जो होता है वो ग्राम में। अच्छा, अरे वाह वाह, आप चना खाएं। नॉर्मेलिटी पढ़ाया था ना, नॉर्मेलिटी। अच्छा, वो आप हमसे नहीं पढ़े थे। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट आया था। बोलिए हाँ या ना, जो लोग पढ़े हैं। याद आया सबको? यस सर। हाँ Yes, sir. नॉर्मल। हाँ सुनिए अच्छे से। तो कहेंगे द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड reacts completely with 1 gram equivalent of a strong base in dilute solution is called enthalpy of neutralization. सर 1 मोल क्यों नहीं बोला? गौर से सुनिए। अगर HCl है, NaOH है, तो चलिए यहाँ तो बतवा बराबर है NaCl प्लस वाटर। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम H2SO4 लेंगे और NaOH लेंगे तो यहाँ देखिए 1 मोल 1 OH माइनस देगा, लेकिन यहाँ 1 मोल 2 H प्लस देगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. H प्लस 1 OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री ने कहा कि अगर आप 1 मोल ऑफ H2SO4 बोलते हो तो ये 2 मोल ऑफ H प्लस देगा, मोल कंसेप्ट के मुताबिक। तो कोई जरूरी नहीं है कि मोल में हमें इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। जानते हैं, अभी मैं प्रूफ करूंगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बोलिएगा तो आप यकीन जानिए 1 ही मोल होगा। लाख यहां पर H प्लस रहे, ग्राम इक्विवेलेंट लगाएंगे तो हमेशा वो 1 मोल ही देगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट लगाने से फायदा ये है कि ऑलवेज इट गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। मोल लगाने से नुकसान ये है कि किसी में तो इक्वल नंबर देगा, कुछ में नहीं देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो। Yes, sir. यस sir. सर। अब देखिए सर, क्यों 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ H प्लस देगा? देखिए इसको प्रूव कर देते हैं, प्लीज देखिए। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? बहुत सारे फार्मूले होते हैं। वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, या नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। n फैक्टर एसिड का H प्लस के बराबर होता है। सर ये आपके नॉर्मेलिटी वाले पार्ट में है ना? जी मैं जी वीडियो देख लूंगा, मैंने पढ़ा नहीं था उसमें आपसे। ओके, हाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो देखिए, देखते रहिएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का मीनिंग समझिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 1 मोल्स हमें मालूम नहीं H2SO4 का। H2SO4 का n फैक्टर 2 होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। H प्लस 2 देगा। हेलो एवरीवन। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हाफ हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir.
तो जब नंबर ऑफ मोल्स जो हाफ मोल हुआ तो हमें तो H प्लस का मोल चाहिए, तो H प्लस का मोल कितना होगा, हाफ टोटल, और कितना कंट्रीब्यूशन है, 2, तो देखिए 1 ही मोल आया कि नहीं H प्लस। बोलिए हेलो एवरीवन, अरे Yes, बोलिए sir. ना, यस। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी के साथ लगाइएगा ना। कोई बोले, देखिए मैं आपको समझाता हूं दोबारा अच्छे से, 1 मिनट। कोई भी पूछे, देखिए 1 मिनट, कोई भी पूछे 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हुआ, तो 2 मोल ऑफ H प्लस। अच्छा, कोई बोले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का क्या मतलब हुआ, तो 1 मोल ऑफ H प्लस। समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया। हेलो Yes, sir. एवरीवन, हेलो एवरीवन बोलें Yes, कुछ। sir. जैसे अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल ऑफ LOH3, तो आप कहेंगे 3 मोल ऑफ OH माइनस दिया, लेकिन इसमें अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ LOH3 लगाएंगे तो ये हमेशा 1 मोल ऑफ OH माइनस देगा। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। इसलिए डिफिनेशन, हाँ, अगर आपको मोल के फॉर्म में बोलना है डिफिनेशन तो यहां बोलिए, कहिएगा द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस given by a strong acid reacts with 1 mole of OH minus given by the base to form water is also called enthalpy। अगर मोल के फॉर्म में बोलना है तो H प्लस बोलिए, अगर 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बोलिएगा तो ये उतनी सही डिफिनेशन नहीं है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस in aqueous solution to form salt and water is called enthalpy of neutralization। enthalpy of neutralization ये भी है enthalpy of neutralization, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लो, कट छट के यही आएगा। HClNaOH लो, यही आएगा। H2SO4 KOH लो, यही कट छट के आएगा। Did you understand? Yes, sir. देखिए, एक बेचारी उस वक्त से चिल्ला चिल्ला के उनका गला खराब हो गया, बाकी लोग बोलते ही नहीं। आया समझ में? Yes, sir. तो चलिए, टॉपिक डाल लिया था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ सर। चलिए लिखिए द एंथैल्पी चेंज मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं। 1 ग्राम लिख लिया। Yes, sir. मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखिए दूसरी डिफिनेशन।
आपने शायद OH माइनस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस लिख दिया 2 बार। हाँ, यहाँ OH माइनस लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। इसके नीचे ये लिखिए जल्दी से। Written. गुड। देखिए नोट में गौर से सुनिए। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, हमेशा नेगेटिव, इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? देखो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी, देखो ये बन के वाटर बॉन्ड ही तो बना रहा है, HOH बॉन्ड इज नेगेटिव एंड हैविंग कांस्टेंट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू याद रखिए। हाँ, कोई भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो स्ट्रॉन्ग एसिड का -15.7 किलो कैलोरी या -57.1 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, यहाँ भी पर मोल लिख सकते हैं, या कहीं पर इक्विवेलेंट भी लिखा रहता है। पर मोल का मतलब H+। याद रखो, और से सुनो अच्छे से। H+ है, OH- है, कितनी हीट रिलीज हुई? तो हमेशा याद रखो डेल्टा H इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल। बोलो आया समझ में? हीट क्योंकि क्यों सर, क्यों कांस्टेंट वैल्यू होगी? क्योंकि हमेशा चाहे तुम HCl और NaOH लो या H2SO4 NaOH लो, हमेशा एक ही टाइप की बॉन्ड बन रही है कि नहीं? जल्दी बताओ। हमेशा HOH बॉन्ड ही Yes, बनेगा sir. कि नहीं? तो जब सेम टाइप बॉन्ड बनेगा तो सेम टाइप ऑफ एनर्जी। हाँ, अगर एसिड और बेस में से कोई एक भी वीक ले लिए, कमजोर, तो फिर इससे वैल्यू कम आएगी। एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। चाहे कैसा भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी वीक हो गया तो इससे वैल्यू कम आएगी। दोनों वीक हो गया तो और कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि उसमें हीट देनी पड़ेगी उसको ब्रेक होने के लिए। क्योंकि वीक एसिड पूरी तरह आयोनाइज्ड नहीं होता, वो पहले एनर्जी खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन एनर्जी रिलीज करेगा, तो नेट कम आ जाएगा। तो याद रखिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, हमेशा कांस्टेंट